स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। एक बार फिर से हम लोग मिले हैं ऑनलाइन के माध्यम से और कोशिश रहती है कि इसको आगे भी जारी रखेंगे। आज हम लोग कक्षा 10 में जो एक कविता है हिरोशिमा नाम की, एक ऐतिहासिक कविता है। इतिहास इसकी पृष्ठभूमि में है और इसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। प्रयोगवाद क्या है? कवि शुरुआत में कुछ टॉपिक्स को, कुछ रस को, कुछ चीज़ों को लेकर, एक विषय वस्तु लेकर कविताएं लिखते हुए आ रहे थे। उन कविताओं से हटकर जिन जिन कवियों ने अपने मन से जिन विषयों पर कविताएं लिखी, ना उसमें ना उसमें लय की कोई बंदिश थी, न रस का कोई अभाव था, ना ही श्रृंगार की कोई कमी थी, लेकिन वह पुरानी चली आ रही परंपरा से हटकर आगे बढ़ रहे थे। उन सब कवियों को लेकर अज्ञेय ने अपना एक ग्रंथ निकाला, तार सप्तक। तार सप्तक नाम का इनका ग्रंथ था, जिनमें इन्होंने शुरुआत में 7 कवियों को जगह दिया और उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया। यही कारण है कि अज्ञेय को हम लोग प्रयोगवाद के कवि के रूप में भी जानते हैं। प्रयोगवाद क्या है, इसकी जानकारी आपको उच्च कक्षा में मिलेगी। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय द्वारा लिखित हिरोशिमा कविता क्या है। कविता पढ़ने से पहले हम लोग पर जानते हैं कि अज्ञेय कौन थे। तो आइए सर, अज्ञेय एक बहुत बड़े कवि, बहुत महान कवि रहे हैं, एक बहुत सुंदर आलोचक भी रहे हैं और अपनी भावनाओं को स्वच्छंद रूप से जाहिर करने में इन्होंने महारत हासिल की है। इनका सबसे बड़ा तो यही है कि इनका नाम बहुत सुंदर है। इसमें सच्चिदानंद भी है, हीरानंद भी है, वात्स्यायन भी है और अज्ञेय भी है, जिनमें सच्चिदानंद कहा जाता है कि इनके दादाजी का नाम होगा, ऐसा कहा जाता है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, वात्स्यायन इनका अपना नाम है और वात्स्यायन अज्ञेय। यही कारण है कि इनकी पत्नी के सरनेम में भी कपिला वात्स्यायन लगा हुआ है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हमारी हिरोशिमा कविता के कवि हैं, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसैया, कुशीनगर में हुआ था। ये जो कसैया नामक जगह है, कसैया नामक जगह कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मूलतः यह करतारपुर पंजाब के थे। यहाँ से हम लोगों के लिए क्लास 10 में 2 ऑब्जेक्टिव निकलता है। पहला कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो सर इनका जन्म हुआ है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, चाहे तो उत्तर प्रदेश दिया जा सकता है, चाहे कसैया दिया जा सकता है, चाहे कुशीनगर दिया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, वह पूछा गया है कि इनका मूल निवास कहाँ है। मूल निवास इनका करतारपुर पंजाब में है और ये पंजाब से ही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये पंजाब से होते हुए इतने बड़े भाषाविद निकले, जिन्होंने न सिर्फ पंजाबी हिंदी बल्कि अंग्रेजी, संस्कृत जैसी भाषा पर भी महारत हासिल की। इनकी अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा लखनऊ में ही हुई है, घर पर हुई है। इनकी माता का नाम वयंती देवी, पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे और इनके पिताजी एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ये पुरातत्व का स्पेलिंग गलत है, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो प्राचीन चीजों की खोज में दिलचस्पी रखते हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों की खोज में दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे इंसान को पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाना जाता है। तो इनके पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक पुरातत्ववेत्ता थे, जिनके घर में अज्ञेय जी का जन्म हुआ। इसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में घर पर हुई। 1925 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक यानी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं,
2 साल के बाद 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास किया है। 1925, 1927 और 1929। 1929 में इन्होंने बीएससी पास किया। लाहौर से फोरमैन कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीएससी किया और एमए किया। बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया और वो भी अंग्रेजी विषय से किया। कहाँ से? तो लाहौर से किया। ठीक है, ये भी इन्होंने लाहौर से ही किया, एमए अंग्रेजी में किया। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, अज्ञे ने अपना एमए किस विषय में किया था? अज्ञे ने अपना एमए किस विषय में किया था? और ऑप्शन में रहता है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। जनरली स्टूडेंट जो कम पढ़ कर जाते हैं वो हिंदी में लगाते हैं, क्योंकि हिंदी के कवि रहे हैं और इन्होंने हिंदी में अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है और ये अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। ठीक है, अज्ञे ने अपने जीवन में कई सारी चीजों की रचनाएं की, जिनमें प्रमुख रचनाएं आपके सामने हैं और वो रचनाएं हैं भग्नदूत। भग्नदूत, बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं को याद रख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बिहार बोर्ड में क्लास 10 के दृष्टिकोण से भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, सदा नीरा, कितनी नावों में कितनी बार इत्यादि, ये सारे इनके लिखी हुई रचनाएं हैं, जिनमें सदा नीरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। सदा नीरा नामक काव्य ग्रंथ से ही इन्होंने अपने लिए, यहाँ हमारे लिए, हिरोशिमा नाम की कविता लिखी है। सदा नीरा ग्रंथ से जो कविता है, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे द्वारा रचित किस ग्रंथ से ली गई है, तो सर सदा नीरा नाम के ग्रंथ से ली गई है, काव्य ग्रंथ से ली गई है। आइए हिरोशिमा के बारे में पढ़ते हैं। आप हिरोशिमा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कक्षा 9 में भी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 की घटना को बहुत अच्छे से जान सके हैं। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने ही दोबारा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और ये दोनों शहर जापान में हैं। इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है कि ये जो हिरोशिमा नामक शहर है किस देश में है? तो हिरोशिमा नामक शहर जापान देश में है और नागासाकी भी जापान देश में है। लेकिन इस कविता में ये जो हिरोशिमा है, इसमें मानव का जो रचना है या मानव की जो खोज है या मानव का जो बम के प्रति या बम का जो कल्चर चला आ रहा है उसके प्रति जो भाव है, उससे क्या नुकसान पहुंचेगा, इसके बारे में इस कविता में दिया गया है। और वो घटना क्या हुई थी ये आप कविता के माध्यम से समझिएगा। अभी तक आप और हम कविता छोड़कर कहानियों के माध्यम से इतिहास के शिक्षकों द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़े कि ऐसा हुआ था, लेकिन उसके होने के बाद क्या हुआ, क्या आखिर लोगों ने झेला, उस झेलने को यहां कवि ने दिखाया है। और इसीलिए एक बहुत बड़ा लाइन भी कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की सोच अज्ञे परमाणु बम गिरने के समय वहां मौजूद नहीं थे। हाँ, वो भारत देश में थे, उन्होंने इस बात का अनुभव किया है, लेकिन पर्सनली वो उस जगह पर नहीं थे। लेकिन फिर भी अपने विचारों से उन्होंने जो भी हिरोशिमा का दुख दर्द समेटने का कोशिश किया है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहां कहा गया कि एक दिन सहसा का अर्थ होता है अचानक। एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज है, निकलता ही है। नहीं, अचानक सूरज निकला। कहां भाई? अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। क्षितिज पर नहीं, उस स्थान पर नहीं जहां पृथ्वी और आसमान लगभग मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान पर नहीं। उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। सूरज निकला अचानक,
लेकिन क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक निकला, नगर के चौक पर, ठीक इस तरह से कि अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो नगर के चौक पर इस तरह से सूरज निकला। एक दिन अचानक सूरज निकला। आप देख सकते हैं ये सूरज का अपना रूप है, और ये क्षितिज पर नहीं निकला है, ये चौक के बीचों बीच जिस जगह पर बम गिराया गया वहां निकला है। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि धूप बरसी। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। अभी अभी आपके सामने वो फोटो था, धूप बरस रही है। ऐसे नॉर्मल सूर्य निकलता है तो अंतरिक्ष से लगता है धूप आ रही है, लेकिन आज जो धूप निकली है वह बिल्कुल फटी हुई मिट्टी से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, छायाएं मानव जन की दिशाहीन। सामान्य रूप से अगर सूर्य पूरब से उगता है और आप सूर्य की ओर खड़े हैं तो आपकी परछाई पश्चिम की ओर निकलेगी। अगर सूर्य डूब रहा है तो आपकी छाया पूरब की ओर जाएगी। लेकिन ये सूरज जो नगर के चारों, यहां सूरज कौन है? यहां सूरज वह परमाणु बम है जो अमेरिका ने गिराया है, वो सूरज है। और छायाएं, इस सूरज की गर्मी से जो छायाएं मानव जन की एक ओर बननी चाहिए वो दिशाहीन हो गई। किस ओर छाया बने? ये जो अचानक से सूरज गिरा, ये छाया, इसकी रोशनी हमें किस ओर? क्योंकि इसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। ये जो छायाएं दिशाहीन होकर सब पड़ रही है, जिस सूरज की वजह से पड़ रही है, वह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा सहसा। वह सूरज तो अचानक बरस गया। वह नॉर्मल सूर्य की तरह धीरे 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 उगने वाला नहीं था। ये सूर्य तो बरसा, अचानक बरसा, बीचों बीच नगर के बीचों बीच बरसा है। काल सूर्य के रथ के पहियों, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दशों दिशा में। सूर्य को सब लोग ऊर्जा का अच्छा स्रोत मानते हैं। कभी किसी ने सूर्य के बारे में नकारात्मक बातें नहीं की, लेकिन यहां कवि ने हमें सूर्य को काल के रूप में दिखाया है। काल सूर्य के रथ के, यानी हम उस प्राकृतिक सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस परमाणु बम से निकलने वाली अग्नि की। वो है हमारा सूर्य जो आज काल बनकर हम पर टूटा है। और ऐसा लगता है कि वह सूर्य एक तरफ से नहीं, उसके पहिए जो उसे गतिमान रखते हैं टूट कर बिखर गए हो दशों दिशा में। ऐसा प्रतीत होता है कि वो टूट कर चारों तरफ बिखर गया हो। कुछ क्षण का और दिन भर का वह नहीं था। परमाणु बम गिरा जो दिन भर का नहीं था, कुछ क्षण का कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। कुछ क्षण का बुम भक खप, सब खत्म। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, उदय हुआ और अस्त हो गया।
केवल एक प्रज्वलित क्षण की, एक हल्का सा क्षण आया दृश्य, यह जो प्रज्वलित क्षण का दृश्य था, सोख लेने वाली दोपहरी। ऐसा लगा सब कुछ सोख लेगी अपने अंदर, ऐसी दोपहरी आई क्षण भर में। और कहते हैं कि जो भी मनुष्य उस दोपहरी के संपर्क में आया वो गायब हो गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी की अस्थियां मिली, किसी का हाथ मिला, किसी का मुंडी मिला, वो गायब हो गए, गायब गायब। और ऐसा ताप था, इसी कविता का अगला हिस्सा है और आपको दिखाएंगे भी, ऐसा ताप था कि जिसकी परछाई जहां थी वो परछाई ऐसी जली कि उस व्यक्ति की परछाई रह गई, वह व्यक्ति नहीं रहा। फिर क्या हुआ? यही जो बात हमने बताई वही बात हुई। फिर छायाएं मानव जन की, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर। सर, सूर्य जब पूरब से उगता है ना तो परछाई पश्चिम की ओर बनती है। धीरे 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 जब सूर्य सर पर चढ़ता है तो परछाई छोटी होते 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 गायब हो जाती है। और फिर जब दोपहर के बाद पश्चिम की ओर जाता है सूर्य तो छायाएं लंबी होती हैं, और जब क्षितिज के अंदर अस्त हो जाता है तो छायाएं गायब हो जाती हैं। सूर्य वो है, लेकिन ये तो काल सूर्य है कि इसकी छायाएं लंबी हो होकर नहीं मिटी। मानव ही सब भाप हो गए, मानव सब भाप हो गए। ऐसा लगता है मानो मानव ऐसा भाप बन गया। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये हिरोशिमा की सड़क पर बनी हुई परछाई है उस चलते हुए बूढ़े व्यक्ति की, जो लाठी लेकर शहर में बीच में चल रहा होगा और अचानक से परमाणु बम के विस्फोट में इसका शरीर, रक्त, मांस सब कुछ भाप बन गया। परछाई इस ताप से जलकर सड़कों पर चिपकी रह गई। ये वो दृश्य है जिसका अज्ञेय ने जिक्र किया है कि परछाई भाप बन गई। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, छायाएं तो लिखी थी, अभी तो आप फोटो देखें, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। उजड़ी सड़कों की, परमाणु बम के विस्फोट से जो धरती हिली, सड़कें उखड़ उखड़ कर दूर गईं, उनके गड्ढों पर लिखी हुई दास्तान है कि मानव यहां कभी मौजूद थे। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। बोर्ड मॉडल लाइन है, व्याख्या करें। ये आएगा 2025 में। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव ने जिस परमाणु बम की रचना की थी और जिस बम के सभ्यता पर वह अपने आप को बहुत विकसित मनुष्य समझ रहा था, खुद उसे ही निगल गई। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। ये जो पत्थर पर लिखा हुआ है, ये जो चित्र आपके सामने, ये जो पत्थर पर लिखा हुआ है, ये मानव की साक्षी है कि मानव कभी इस स्थान पर था। मानव कभी इस स्थान पर था, इसकी साक्षी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है
तो आप इसको अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद आप उन्हें भी YouTube के माध्यम से हमारे गोरांगो क्लासेस ऐप पर ला सकते हैं। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए इसे, गोरांगो क्लासेस नाम है। यहीं पर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेगा। फिर से एक बार बता दें, लेखक का परिचय में हमारे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हैं, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई में मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने 1925 ईस्वी में पास की। 1927 ईस्वी में इन्होंने इंटर पास किया। 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए की परीक्षा या बीएससी के बाद एमए किया है। और एक चीज जो इसमें नहीं है वो है इनका डेथ। इनकी मृत्यु हुई है 1987 में। 1987 ईस्वी में 4 अप्रैल के दिन 4 अप्रैल में इनकी मृत्यु हुई है। और अगर देखा जाए तो एक बार फिर से आपको बता दें, हिरोशिमा नाम की कविता अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1987 ईस्वी में। 7 मार्च को जन्म हुआ, 4 अप्रैल को ये मरे हैं। ये बहुत बड़े प्रयोगवाद के कवि हैं। इनके द्वारा लिखी गई कई रचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है तार सप्तक। सप्तक से ही नाम प्रसिद्ध है कि इसमें 7 कवि हैं। इन्होंने 7 कवियों को लेकर 7 कवियों की अलग अलग रचनाओं को लेकर ग्रंथ बनाया था, इसीलिए इन्हें प्रयोगवाद का कवि कहा जाता है। तार सप्तक में 7 कवि हैं। 1925 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। 1927 में इंटर पास किया। 1929 में इन्होंने बीएससी पास की। इन्होंने अपना एमए इंग्लिश से किया है। ये एक बहुत बड़े भाषाविद हैं। भाषाविद का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो भी मिला अच्छा मिला। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई कविता के साथ। थैंक यू वेरी मच।